तो चलिए देखते हैं अपन नई जो नेक्स्ट क्लास है, जो कल जहाँ पर छोड़ दिया तो उसी के आगे से अपन देखते हैं, उसको अपन आगे से देखते हैं कि कहाँ पर अपने छोड़ दिया था। तो बात आ रही है इतिहास की, जो नई क्लास आपकी फिर नेक्स्ट क्लास है इतिहास की। और इतिहास में अपन कौन सा इतिहास चल रहा है? एशियंट इतिहास चल रहा है, प्राचीन इतिहास चल रहा है। और इतिहास का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब ऐसा ज्ञान जो पुराने ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नए ज्ञान की ओर अग्रसर होना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इसका मतलब वही इतिहास पढ़ रहे हैं कि हमारा पुराने समय में कैसा था और आज के समय में उस कार्यों को हम कैसे कर रहे हैं। तो उसी पर हिस्ट्री पर अपन आते हैं, वो देखते हैं कि इसमें आगे जो अपन पहुंच चुके हैं, वो आगे बढ़ने का जो समय आ गया है वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जहां आ चुके हैं तो अपन देख रहे हैं, इसमें हम कौन सा देख रहे हैं कि हमारा जो आ रहा है उत्तर पुरापाषाण कालीन औजार की बात की जा रही है। इनके वितरण को अपन देखने की बात करते हैं। ये क्या है हमारे, चले तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपर पैलियोलिथिक टूल्स, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर पुरापाषाण कालीन जो हमारे कुछ औजार हैं, टूल्स, उनके विवरण को अपन देखते हैं। तो देखिए पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा उत्तर पुरापाषाण कालीन के जो औजार हैं, उनका जो विभिन्न जिलों में सबसे ज्यादा जो अगर देखने को मिला हुआ है तो ऐसा कौन सा प्रदेश था, तो हमें पता पड़ गया वो हमारा पश्चिम बंगाल था। वही चीज यहाँ पर अपन को देखना है कि कहाँ लगाना है, कि हमें वेस्ट बंगाल की बात की गई है। कि सबसे बड़ी बात किसकी बोली जा रही है? वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है। तो जो वेस्ट बंगाल की बात कर दी गई है, अगली बात अपन कर रहे हैं कि नेक्स्ट में अपन क्या रहे हैं कि जो आसाम है, सॉरी असम जिसको बोल देते हैं, असम है, ये उत्तर पूर्व का है। और अपन देख रहे हैं कि इसमें जो पुरापाषाण काल के जो हमें पर्याप्त एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अंडरलाइन कर लेंगे, पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। कहाँ नहीं मिले? असम में नहीं मिले। वही चीज आपकी यहाँ लिखी है कि नॉट फाउंड इन आसाम, अदर पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हमें पता पड़ गया कि सबसे ज्यादा यदि टूल्सों की बात की जाती है, पुरापाषाण कालीन के टूल्सों की बात की जाती है, अपर पैलियोलिथिक एज की बात की जाती है, तो हमें पश्चिम बंगाल के जिलों में सबसे ज्यादा इस तरह के टूल्स देखने को क्या है? मिले हुए हैं। जबकि असम में अपन ने देखा तो असम के जो उत्तर पूर्व के जो अनुभाग थे, वहां पर ऐसे पर्याप्त एविडेंस हमें देखने को नहीं मिले। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा उत्तर जो पाषाण काल के जो टूल्स हैं वो किस स्टेट में देखने को मिले थे, किस प्रांत में देखने को मिले थे, तो हमें पता पड़ गया वेस्ट बंगाल में मिले थे। इसी प्रकार से कहाँ प्राप्त ज्यादा नहीं हुए, तो हमें मालूम पड़ गया कि कहाँ नहीं हुए? असम में नहीं हुए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन। अगला पॉइंट यदि अपन देखें तो अगले पॉइंट के बारे में अपन देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है कि प्रमुख स्थल की बात की जा रही है। जो हमारे इंपोर्टेंट साइट्स हैं उनकी बात कहीं ना कहीं क्या की जा रही है। तो इंपोर्टेंट साइट्स में अपन देखते हैं कौन सी बात आती है? चिंतामनुगावी। सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं कि चिंतामनुगावी क्या है, तो आपको पता पड़ गया कि एक साइट्स है, एक स्थल का नाम है। कई बार पेपर में डायरेक्ट ऐसे लिख करके आ जाता है कि चिंतामनुगामी क्या है, एक प्रदेश का नाम है या एक किसी व्यक्ति का नाम बोल दिया जाएगा। इस तरीके से इसके बारे में पूछा जाता है क्या, तो आपको पता पड़ गया कि एक प्लेस है और ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो बेसिक जीके क्वेश्चन है, जो हाई लेवल का जीके जिसको बोलते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप देखते हैं विद्यार्थी कहते हैं हमने तो इनके नाम ही नहीं सुने। आजकल अपन देख रहे हैं कि बैंक, एसएससी वगैरह में जो जीके जीएस की जो बातें की जा रही हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चे उनके आंसर नहीं लगा पा रहे हैं और कहते हैं कि जीके और जीएस फंसते ही नहीं है। कहाँ से पढ़ें? जीके जीएस को यदि हम डीपली पढ़कर चलते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में से ही आते हैं, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं आती है। सिर्फ पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो बहुत शॉर्ट है और तरीका हमें बदलना चाहिए उसको डीपली। यदि डीपली पढ़ेंगे तब शॉर्टकट चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाती है और पेपर में मिलना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक बातों को डीपली पढ़ें, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार उसकी स्टडी करें, ऑटोमेटिक आंसर आपके लगने लगे। तो यहाँ से डायरेक्ट वर्ड से भी आंसर आपके बन जाते हैं। अब दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है? मुचटला। अब ये पूछ लिया जाएगा मुचटला क्या है, तो आपको देख रहे हैं कि एक गुफा स्थल है। भाई ये भी धीरे सीधे सीधे याद रखें जीके के कि भैया मुचटला क्या है, तो उत्तर पाषाण समय की क्या एक गुफा है और ये गुफाएं कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार से चिंतामनुगावी
उपमहाद्वीप में एकमात्र ऐसी जगह है, तो आपने देखा चिंतामनुगामी क्या एक प्लेस है, कहाँ है, हमारा उपमहाद्वीप में है, जहां पर हम देखते हैं कि जानवरों की हड्डियों से बने इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले, उपकरण देखने को हमें क्या है मिले हुए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है कि हड्डियों से मिले हुए जानवरों के टूल्स कहाँ सब हमें सबसे ज्यादा देखने को मिले, तो आपको पता पड़ गया कि कहाँ मिले हुए हैं, चिंतामनुगामी में मिले हैं। और चिंतामनुगामी आपको पता है कि किस जगह पड़ता है, तो आपको ऑलरेडी से बता दिया गया कि चिंतामनुगामी जो प्लेस है वो हमारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि मुस्टुला क्या है, चिंतामनुगामी क्या है, इनका किस चीज के लिए रिलेशन है, इनका संबंध कहाँ से जोड़ा गया है। इस तरह से जब आप बार बार इसकी रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वर्ड हमारे परिचित के हो जाते हैं, फिर इनको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, और जिस चीज में इंटरेस्ट आता है तो वो लॉन्ग टाइम तक वो सारी बातें हमें अपने आप याद रहती हैं। आप देखते हो जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो बड़ा आप पहले से इतना इंटरेस्ट अंदर रहता है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, पहले से इंटरेस्ट क्रिएट रहता है, 2 दिन पहले से इंटरेस्ट आता है कि नहीं हमें मूवी देखने जानी है, फलानी मूवी देखने जानी, कितना उत्साह रहता है। और जब यही इंटरेस्ट के साथ जब मूवी देखने जाते हो तो सोचो मूवी देखते ही सारी की सारी मूवी आपको याद आ जाती है। तो इंटरेस्ट में कितनी बड़ी ताकत है कि यदि हम किसी चीज का इंटरेस्ट माइंड में सेट कर लेते हैं तो बिना मेहनत किए हमें वो सारी चीजें माइंड में अपने आप सेट हो जाती हैं। तो इंटरेस्ट ही कॉन्सेंट्रेट का बेस है। यदि आपको कॉन्सेंट्रेट लाना है, एकाग्रता लानी है, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ कॉन्सेंट्रेट है, और जहाँ कॉन्सेंट्रेट है वहीं सक्सेस है। तो इसका मतलब रीडिंग करने से हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेट पावर क्या होता है, जन्म लेता है। तीसरे फैक्ट में अपन आते हैं कि पुरा पाषाण काल और संस्कृति की बात की जा रही है। तो देखिए पुरा पाषाण काल और संस्कृति की बात की जा रही है। संस्कृति का मतलब हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो सिविलाइज सोसाइटी है उसमें से आप देखते हैं संस्कृति की बात की जाती है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि संस्कृति मानव निर्मित सारी चीजें संसार की हैं, वो हमारी मटेरियल भी हैं, नॉन मटेरियल भी हैं, भौतिक और अभौतिक हैं। तो संसार में जितनी चीजें ह्यूमन ने अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है उसको संस्कृति बोलते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ भी किसकी बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है। इसका मतलब संस्कृति आएगी तो हमारी वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी। तो देखिए कला का इतिहास कहाँ से चला आ रहा है, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि इनका निर्माण होना तो इसी काल से स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर प्राचीन लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता था क्या, रॉक कला। अब आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक कला का संबंध किससे है। तो हम देखते हैं कि रॉक कला के अंतर्गत अपन ने देखा कि शिला लेखन की भी प्रक्रिया को शामिल किया गया। अब शिला लेखन क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी से पता हुआ है कि शिला लेखन कल भी हो रहा था और शिला लेखन आज भी हो रहा है। शिला लेखन का मतलब होता है कि जो भी उस समय की कार्य प्रणालियां थी उनको याद रखने के लिए कुछ पत्थरों की शिलाएं बना ली जाती थी, जिसमें उसको लिख दिया जाता था। उस लेख के माध्यम से पता रहता था कि पुराने समय में किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। इसलिए आप देखते हैं कि शिला लेखन की कला आज भी चलती है। कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि कोई भी मंत्री आता है और कोई भी रोड का उद्घाटन करता है, वहां शिलालेख कर दिया जाता है, वहां लिखा रहता है कि फलाने फलाने मंत्री के द्वारा इसका कार्य क्या कराया गया। तो इसी प्रकार से उस पीरियड में अपन देखें जो रॉक कला थी, तो रॉक कला के अंतर्गत प्राचीन समय की हमें जानकारियां मिलती हैं कि प्राचीन समय में कैसे करके कार्य किए जाते थे, उस शिलालेखों में लिखा रहता था। दूसरा पेंटिंग, चित्र होते थे। अपन देखते हैं कि हमारे दिमाग में किसी चीज का जैसा चित्रांकन हो जाता है, हमारे दिमाग में जिस चीज का जैसा इमेजन हो जाता है, उसी तरह की बॉडी के माध्यम से व्यवहारिक दुनिया में कार्य करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पता पड़ गया कि रॉक कला के अंतर्गत क्या हो जाता था कि शिलालेखन की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया था। शिलालेखन में अपन देखा कि पत्थर कुछ ऐसे होते थे, उन पत्थरों को काट छाट करके ऐसा कर दिया जाता था जिसमें कुछ राइटिंग स्किल भी कर दिया जाए, कुछ पेंटिंग भी कर दिया जाए, चित्रकला भी कर दिया जाए। तो वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती थी, रॉक कला। तो कभी भी रॉक कला के बारे में आ सकता है, मेंस में भी लिखने को आ जाता है कि रॉक कला कैसे कहते हैं, रॉक कला में किसको इन्वॉल्वेशन किया गया है। इसी रॉक कला में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपके लिए बोली गई है वो आपके लिए क्या बोली जा रही है, रॉक कला में एक वर्ड आपके लिए गया है कि पेट्रोग्लिफ। क्या दे दिया गया है, पेट्रोग्लिफ। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जो पेट्रोग्लिफ एक शब्द है ये किससे रिलेटेड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे वर्डों को यदि आप पकड़ लें यही जीके टफ जीके कहलाता है। अब पेपर क्वेश्चन आ जाता है कि पेट्रोग्लिफ वर्ड का रिलेशन किससे है, पेट्रोग्लिफ वर्ड
किससे संबंधित है, तो हमें पता पड़ गया कि चट्टानों पर जो पेंटिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको जब बार बार रीड करेंगे तो जो एक एक वर्ड दिए हुए हैं यही हमारे जीके में बन जाते हैं, यही हमारे जीएस में बन जाएंगे। जीएस में क्या होगा कि इससे रिलेटेड सारी कंडीशनें रख दी जाती हैं, पूछा जाता है कौन सा एक इसमें इन्वॉल्व नहीं है या कौन सा एक इसमें राइट है। 3 चीजें गलत होंगी, एक सही होगी, या हो सकता है कि 3 सही हो तो एक गलत हो, या 3 गलत हो एक सही हो। तो जब तक उसके बारे में तुम सारी चीजें माइंड में सेट नहीं करोगे, उसकी ग्राफिंग माइंड में नहीं बनाओगे, तब तक हमें जीके को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जीके क्या करता है कि रीडिंग करिए, रीडिंग करने के बाद उसके बारे में सोचिए, सोचने के बाद फिर उसका एक ग्राफ बनाइए, और उस ग्राफ को माइंड में सेट करने के बाद फिर आप अपने राइटिंग स्किल के माध्यम से उसको अप्लाइड कीजिए। फिर देखिए आपको लॉन्ग टाइम तक कैसे वो याद रहता है या नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से आपका जीएस भी लंबे समय तक याद करने का एक प्रोसेस बनाता है, जो आगे चल के आपको मेंस राइटिंग स्किल में हेल्प करेगा। नहीं, जो बच्चे टोटल रटते रहते हैं तो फ्री तो निकाल लेते हैं, बट उनका मेंस कभी नहीं निकलता, क्योंकि मेंस तभी निकलता है कि जो डेटा हमने पढ़ा है उसको ग्राफिक के माध्यम से अपने माइंड में उसकी जब इमेजन हम सेट कर लेते हैं, तो वही डेटा को हम जब डिस्क्राइब करने की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। जब फ्री लेवल पर अपन को उसको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो वही इमेजन के माध्यम से, सारी डाटा के माध्यम से चीज को चेक कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन राइट टर्न पर दे रहा है या रॉन्ग पर दे रहा है। तो इसका मतलब समझ आइए कि ग्राफ्स के माध्यम से स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले रीडिंग करें, फिर उसके बारे में सोचें, फिर सोचने के बाद उसके माइंड में ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बना करके तब आप उसको प्रैक्टिकली दुनिया में अपने कॉपी किताब में अपने ग्राफ को क्या करें, ड्राइंग करें, अपने ग्राफ को क्या करें, प्रेजेंट करें। फिर पता आपको लग जाएगा कितना हमें याद है कितना याद नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट लाइफ। तो जो व्यक्ति इस तरह की प्रैक्टिस करके अध्ययन करता है, ऐसे ही लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं और उनके माइंड में कभी भी डिप्रेशन नहीं आता है अपने उद्देश्य को लेकर के कि हम सक्सेस होंगे भी या नहीं। मोस्टली विद्यार्थी स्टडी तो बहुत करते हैं, लेकिन मन में हमेशा एक डाउट बना रहता है कि हम सक्सेस हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी आपको सेटिस्फाई नहीं करती है। जो तरीके हम आपको बता रहे हैं, यदि इस एक्टिविटी से आप वर्किंग करेंगे तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन देखने को मिल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हम गोल्स के नजदीक हैं। तो देखिए इस तरह की स्टडी को जरूर करते चलें, जो हम बीच बीच में आपको बताते हुए क्या चल रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशंस पे अपन आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पूरा पाषाणकालीन जो नक्काशियों और चित्रों के प्रमाण की बात की गई है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड दिया होता है, हेडिंग दी देती है, पहले उससे पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ अपर पैलियोलिथिक इंग्रेविंग पेंटिंग। तो हमें ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं चित्रों के प्रमाणों की बात की गई है। प्राइमरी जो फिगर्स हमें देखने को मिले हैं, तो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी जो हमारी कृतियां हैं, फिगर्स हैं, वो जानवरों की हैं। इसका मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमें चित्र देखने को मिले हैं किसके चित्र बने हुए थे। तो इसका मतलब जो चित्रांकन का जो वर्णन देखने को मिला है, पेंटिंग्स को जो देखने को मिले हैं, उस काल में जो पेंटिंग हुई है उन पेंटिंगों में अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया भगवानों की पेंटिंगें देखने को मिली थी, कि जानवरों की पेंटिंग देखने को मिली थी, कि इंसान की पेंटिंग देखने को मिली थी, कि प्रकृति की पेंटिंग देखने को मिली थी। तो आपको पता पड़ गया कि जो हमारा प्रारंभिक था उसमें किसकी पेंटिंग मिली, जानवरों की। और कुछ छवियों का उपयोग कैसे देखने को मिला, शिकार में किया जा हो सकता था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं क्या शिकार कर रहे हो, क्योंकि हमारे जीवन का रियल जो भोजन वगैरह रहा है, तो शुरुआत में आपने देखा कि इंसान ने पीछे भी पड़ा हुआ था कि उसका जो उद्देश्य होता था शिकार करना। शिकार करने के माध्यम से वो अपने जीवन के जीविकोपार्जन के साधन को इकट्ठा करता था, जिससे उसके भोजन पानी की व्यवस्था होती थी। इसलिए जानवरों को कहीं ना कहीं चित्रांकन देखने को मिला है, ऐसा अनुमान अपन क्या करते हैं, लगाते हैं। अगली बात आपसे क्या बोली जा रही है कि वीनस मूर्तियां या महिला मूर्तियां या प्रजनन संस्कार और विश्वासों का प्रतीक हो सकती है। तो जो मूर्तियां हैं वीनस की, इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमें विश्वास दिलाती हैं कि उस समय भी कहीं ना कहीं अपन देख रहे हैं कि प्रजनन की बात कहीं ना कहीं क्या है, प्रजनन संस्कार हमें देखने को क्या है, मिला हुआ है। तो आप यहाँ भी इसी बात को देख रहे हैं कि जो वीनस या जो आपकी जो फिगरिंग्स है, तो फीमेल आप देख रहे हैं सिंबलाइज, फर्टिलाइज, राइट्स एंड बिलीव्स। तो ये कंडीशनें हमें कहाँ से पता लगती है, वीनस की मूर्तियों से मालूम करते हैं।
इसके बाद विशेष तथ्य क्या दिया हुआ है कि पुरा पाषाण काल मानव इतिहास के सबसे पुराने चरणों में से एक है, जिनसे मानव कला, देखिए अंडरलाइन कर लेंगे, मानव कला देखने को मिली, औजार निर्माण ये देखने को मिला, सामाजिक जीवन की नींव रखी गई। इसका मतलब जो बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि पुरा पाषाण काल एक ऐसा काल आया जिसमें कहीं ना कहीं मानव इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देखने को मिलती है। कैसे कि मानव कला कैसी थी। तो आपने देखा कि इंसान ने कला की भी चर्चा की। कला का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे आप देखते हैं कि आर्ट होता है, आर्ट का मतलब कला हो गया, और उसी से एक आर्टिशियन बन गया जाता है जिसको बोल देते हैं कारीगर। तो कला क्या होती है कि इंसान के अंदर बहुत सारी डिजायर्स जो आती रहती हैं, उन डिजायर्सों को जब वो प्रैक्टिकली दुनिया में रिप्रेजेंट कर देता है तो उसी को कला बोल दिया जाता है। इसलिए दुनिया में एक अच्छा आर्टिशियन ही एक अच्छे समाज को जन्म क्या है दे पाता है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि मानव कला यानी लोगों के मन में नई नई चीजों को बनाने के लिए इमेजन आने लगी, कल्पनाएं आने लगी। जब आने लगी तो उन्होंने वहीं से क्या कर दिया, औजार यानी टूल्सों का निर्माण करना चालू कर दिया। जब तरह तरह के जीवन में टूल्स आ जाते हैं, तरह तरह की वस्तुएं आ जाती हैं, तो उनका हम अपने जीवन में उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब जीवन में उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी जीवन शैली की लाइफ स्टाइल ही क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे आज भी हम देख रहे हैं तरह तरह के मेजरमेंट आ रहे हैं। हर घर में लोगों को आदत पड़ गई कि एसी की, तो हम एसी की हवा खाने लगे तो आज एसी के बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। कूलर की हवा खाने लगे तो कूलर के बिना अच्छा नहीं लगता है। टीवी देखते हैं तो टीवी के बिना अच्छा नहीं लगता है। मोबाइल चलाने की आदत डाल ली है तो मोबाइल के बिना हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमारी लाइफ स्टाइल बन गई है कि हमें बढ़िया गाड़ी चाहिए, हमें अच्छी सी ड्रेस चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, जिम में पैसा चाहिए, और सारी कंडीशन जब अवेलेबल होती हैं तो यही हमारी एक लाइफ स्टाइल बन गई। तो इसका मतलब ये लाइफ स्टाइल चेंज करने के जो तरीके आए वो मानव की कला से आए हैं, क्योंकि मानव के अंदर जो कला ने जन्म लिया वही कला आगे चल के एक आर्टिशियन में बन गई। क्योंकि आर्टिशियन का मतलब हमने आपको बताया कि हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और इच्छा ही नई चीज़ों को क्रिएट करती हैं। तो ये पॉइंट आपको विशेष तथ्य था, इसलिए इसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका मतलब क्या देखने को हमें मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं कि इसके आगे की बात जो बोली जा रही है वो क्या है, तो उसको थोड़ा सा देखिए अपन। देखिए अब अपन इसमें यहाँ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अभी अपन ने बोला था कि फिगरों की बात की जा रही थी, तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि जो पीपल्स हमारे जो प्री हिस्टोरिक एज के डिपेक्टेड हैं, जो चित्र हैं अपन देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के मनुष्यों ने सेल्स रो में गुफाओं की दीवारों पर, तो गुफाओं की दीवारों पर जानवर, मानव आकृतियों और दैनिक जीवन के चित्रों को कहीं ना कहीं क्या है, अंकित किया हुआ है। तो यही तो मैंने आपसे बोला कि जब आपने देखा कि उन्होंने पेंटिंग करना चालू कर दिया तो उन पेंटिंग को, चित्रों को देख कर के हम अपने प्राचीन समय का आइडिया लगाते हैं कि प्राचीन समय में कैसे कैसे इंसान की जीवन शैली थी, किन किन चीज़ों का यूज करता था। तो आपने देखा जो उन्होंने गुफाएं बनाई, रहने के लिए कैप्स बनाए, मकान बनाए, उन गुफाओं के अंतर्गत उन्होंने चित्रांकन कर दिया, चित्र पेंटिंग कर दी। उन पेंटिंग को देख करके हम अपने प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी को क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे आपने देखा कि पशु एवं मानव आकृतियां देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब पशु भी उस समय यूज किए जा रहे थे, वो इंसान की भी बात कर दी है। अगले अपन देख ले जंगली पशुओं की बात कर दी गई है। फिर अपन देख रहे हैं कुछ हमारे चित्र भी इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंसान ने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब बोल सकते हैं एक बारबेरियन सोसाइटी से एक सिविलाइज सोसाइटी की ओर अग्रसर होना यहाँ से इंसान ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इधर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मानव एवं पशु, तो ह्यूमन और एनिमल के बीच में कहीं ना कहीं इफेक्ट की बात की जा रही है कि ह्यूमन क्या करता था, पशु को कैसे करके प्रभावित करता था, पशु कहीं ना कहीं ह्यूमन को प्रभावित करते आए। तो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारा जीवन पशुओं पे भी डिपेंड है। हम देखते हैं गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो यदि उसका दूध हमें नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे से इफेक्ट हैं, हमारे जीवन में सभी का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे प्रकृति की जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हो।
आप देखते हैं प्रकृति की बहुत सारी हम सब्जियां खाते हैं, प्रकृति से जुड़ी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो इसका मतलब हमारे संसार में जितनी सारी चीजें दी हुई हैं, इंसान ने धीरे धीरे उन सारी चीजों से अपने रिलेशन बनाए और उसको अपने दैनिक लाइफ में यूज करने का क्या किया, प्रयोग स्टार्ट कर दिया। तो वही कुछ चित्रों के माध्यम से पता लग रहा कि कैसे कैसे करने हमने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक चित्रण की बात कर दी गई। तो अपन देख रहे हैं कि जो नेचुरल की बात, जो डिपिक्शंस ऑफ नेचर की बात की गई है, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस कर दिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति को भी वैल्यू दी जा रही है। फिर अपन देख रहे हैं कि समूह में पशु की आकृतियां है, तो ग्रुप ऑफ एनिमल की भी बात की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय भी ग्रुप ऑफ एनिमल का कहीं ना कहीं यूजेस देखने को क्या है, मिला होगा। उसके अलावा अपन देख रहे हैं कि शिकार एवं गतिशील की बात की गई है। तो अपन देख रहे हैं शिकार की बात की है, शिकार कर रहे हो तो कैसे क्या हो रहा हो, क्योंकि भोजन के लिए कहीं ना कहीं इसकी बात ही की गई। मानव पशु एनिमल्स में किया गया, बैल की भी आकृतियां मिली, तो बुल्स फिगर भी मिले। तो इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि उस समय भी किस किस प्रकार के पशुओं का एक्सपेरिमेंट देखने को मिला और इंसान ने उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी न प्रकार के उनके संबंध उनके साथ में कनेक्ट देखने को हमें क्या है, मिलते रहे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला देखते हैं अगली बात को देखें। अब अपन ये देख रहे हैं कि और भी चीजें चेंज हुई, क्योंकि इंसान के जीवन में कई चीजों का प्रभाव होता है। जैसे कि हम देखते हैं आज भी कोई भी इंसान हो तो इंसान को कई चीजों से कनेक्टिविटी है। जैसे सामाजिक क्षेत्र से तो विवाह परवाह नातेदारियां हमारे यहाँ चल रही हैं। आर्थिक क्षेत्र से तो बिना धन के हमारे बीच में कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी विनिमय हो रहा है, कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं तो धन का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो धार्मिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो एजुकेशन का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम लोग नियम कानून बनाते हैं तो राजनीति का भी हमें प्रकोप देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या होते हैं कि कैसे करके शासन किया जाता है, कैसे चीजें इम्प्लीमेंटेशन की है, तो शासन प्रशासन की भी बातें हमें क्या देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये चीज आज ही नहीं हो रही है, शुरुआत इनकी कहीं न कहीं देखने को हमें क्या मिल चुकी थी। यही प्राचीन इतिहास से हमें सीखने को मिलता है। हम जो भी कोई काम कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं, बेस पुराना है, सिर्फ उसमें चेंज किए हैं कुछ हमने अपनी समय परिस्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए पहला पॉइंट आता है, पहले पॉइंट पे अपन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या आता है कि आर्थिक विनिमय पर आधारित होने की बजाय पारस्परिकता के नियम उत्पादों के आदान प्रदान को नियंत्रित करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि आदान प्रदान की बात की गई है, गिवन टू टेक की बात की गई है, आर्थिक विनिमय की बात की गई है और किसकी बात की गई है, पारस्परिकता की बात की गई है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि rather than being based on economic exchange, the principle of reciprocity regulated the exchange of goods and products। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सामान थे, गुड्स एंड जो प्रोडक्ट्स की जो बात की जा रही थी, तो पारस्परिकता की मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारे यहाँ उस समय पैसों का लेन देन नहीं था। जो विनिमय हो रहा था, जो वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था, तो वस्तु के बदले वस्तु मिल रही थी। जैसे किसी के यहाँ अपन ने देखा कि चावल हो गए तो किसी के यहाँ गेहूं हो गए आज, तो उन्होंने कहा कि चावल तुम ले लो, गेहूं मुझे दे दो। तो इसका मतलब आर्थिक विनिमय नहीं हुआ, पारस्परिकता का विनिमय हुआ कि हमारे बीच में गिवन टू टेक हुआ। मतलब हम कभी भी अकेले किसी कार्य को नहीं कर सकते, हमें डिपेंड होना पड़ता है। तो आज हमने उसको क्या कर लिया कि आर्थिक पैसे के बल पर विनिमय करना चालू कर दिया। जो चीज हमारे पास नहीं है पैसे देके हम खरीद लाते हैं। पहले पैसा जब नहीं चलता था, लेकिन सबके पास सारी चीजें नहीं होती थी, तो किसी ने देखा कि हड्डियों की कुछ चीजें बनाई होंगी, पहनने के आइटम बनाए होंगे या कुछ वेपन्स बनाए होंगे, तो उन्होंने किसी को कुछ दे दिए होंगे, बदले में उनके बदले में उन्होंने किसी कुछ दे दिया होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आर्थिक विनिमय की जगह पर पारस्परिकता के आधार पर जो हमारे गुड्स होते थे, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते थे, जो हमारे सामान होते थे, उनका आदान प्रदान देखने को मिलता था। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि वस्तुओं के आदान प्रदान की परंपरा हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ना कि पैसों की, क्योंकि तब पैसा नहीं चलता था, लेकिन एक्सचेंज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता था। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं कि जिन प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा बैंड निर्भर रहता था, वे किसी एक व्यक्ति या लोगों के सामूहिक स्वामित्व में नहीं होते थे। इसका मतलब पहले जो था अपन देख रहे हैं
कि नॉट ऑन्ड इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कलेक्टिवली। इसका मतलब क्या था कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई है और इसी की आज भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी हमें ग्लिम्स से देखने को मिल जाती हैं कि पहले जो भी नेचुरल से जुड़ी हुई सारी चीजें थी उस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना देखने को नहीं मिलता था। सारे लोग अपने अपने हिसाब से प्रकृति की चीजों का यूज अपने लाइफ में करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहां पर हमारा स्वामित्व देखने को मिल रहा है, ये चेंज हुआ है। जैसे देखते हैं कि हमारी सरकारें हैं तो अपन कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का एरिया है, ये गवर्नमेंट की जमीन है, उसके मालिक गवर्नमेंट है, वही उससे रिलेटेड क्या करती है, डिसीजन क्या होती है, ले लेती है। जैसे आज आप अपने घरों में देखते हैं, कहती है तो खेत हमारे हैं, ये खेत एक उनका है, इस खेत से जुड़े हुए निर्णय आप लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था, जिसको जहाँ जो व्यवस्था मिली उसी हिसाब से वो अपने जीवन को क्या करता था, जीवन से जुड़ी चीजों का यूज करता था, एक अच्छी जीवन शैली जीती थी। लेकिन जिस दिन से वस्तुओं को लेकर के बंटवारा होने लगा, जिस दिन से स्वामित्व की बात आने लगी, जब से मालिकाना आ गया, तब से समाज में ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा हो गई। तभी से समाज में इंसान का जो स्वभाव था वो झगड़ालू प्रवृत्ति का बन गया। और आज हम देखते हैं कि जितने भी इंसान हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हुए चले जा रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्यालु होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि स्वामित्व को लेकर के उनके मन में हमेशा तनाव चलता रहता है। लेकिन एशियन सोसाइटी में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता था। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ सीखने को क्या है मिलती है कि रियल में हमें किसी भी चीजों पर ज्यादा स्वामित्व अपना दिखाना नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से अपन ने देखा कि समूह के सदस्यों का व्यवहार बल द्वारा नहीं बल्कि रीत रिवाज, मानदंड और सामाजिक शिष्टाचार से होता था। देखो कितनी अच्छी बात बोली गई है कि रीत रिवाज सामाजिक शिष्टाचार से होता था, ना कि बल के द्वारा किया जाता था। तो वही चीज है, इसका मतलब पुराने समय में जो भी हमारी रीत रिवाज परंपराएं होती थी उसी के हिसाब से समाज का संचालन किया जाता था, ये नहीं कि जबरदस्ती उस पर फोर्स करके किया जाता हो। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह की बहुत सारी कंडीशन चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रोज हड़तालें हो रही हैं, रोज तरह तरह के आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, और वहां पर हम देख रहे हैं कि सरकारें हमारी दमनकारी नीतियों को ला करके जबरदस्ती फोर्स करके बल के रूप में यानी बल का फोर्स का प्रयोग करके और नीतियों का दमन करने का क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिल ही रहा है कि दिल्ली वगैरह में इस तरह के केसेस देखने को हमें क्या मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, यहाँ पर एक बात बोली जाए कि जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में आज हम वर्तमान में जी रहे हैं, ये लोकतंत्र है। और जब लोकतंत्र में शासक और प्रशासक जब आते हैं तो अपना किस उद्देश्य को लेकर के आते हैं, मन में उद्देश्य बना करके ये लेकर के आते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, हम जनसेवक हैं। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं और सत्ता का अभ्यास करते हैं तो जनता की सेवा ना करके उनके अंदर भावनाएं बदल जाती हैं कि जनता की सेवा हम लेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आज भी एग्जाम्पल के रूप में देखो कि यदि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की बात कर रहा है तो आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी में सबको अपने अधिकार की बात करने का अधिकार दिया गया है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि ऑटोक्रेसी का अभ्यास देखने को मिल रहा है, और उसमें अपन देखते हैं कि सरकारें हमारी क्या करती हैं कि जो बातें उनको पसंद नहीं होती हैं वो डंडे बजवा करके अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करा रही हैं। तो कहाँ लोकतंत्र रहा? तो लोकतंत्र का प्रारंभ होता है लेकिन ऑटोक्रेसी पर अंत हो जाता है। तो ये समाज से हमें सीखना चाहिए कि हमारे उस प्राचीन समाज में इस तरह का कल्चर देखने को कभी नहीं मिला, क्योंकि प्राचीन समय में हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ रीत रिवाजों, मानदंडों और सामाजिक शिष्टाचारों के आधार पर समाज का संचालन हो रहा था, ना कि किसी प्रकार का व्यवहारिक बल, ना कि किसी प्रकार का दबाव, कोई प्रेशर नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे उसी के बेस पर सारे काम हमें देखने को क्या मिल रहे थे।